गुड इवनिंग गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ HBSC के अंदर, हरियाणा बोर्ड के अंदर आपको पता है कि क्वेश्चंस जो हैं, आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न जो आया है उसके अकॉर्डिंग 40 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव आने हैं, और जो हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 70 मार्क्स के पेपर होंगे उनमें 35 जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो आज केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने लास्ट के 10 ईयर्स के पेपर के अकॉर्डिंग एक छोटी सी रिसर्च की और देखा कि वहाँ पर कौन से क्वेश्चंस MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किन टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बल्कि 90% क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं। जैसे कि हमारे पास, आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो यूनिट्स हैं, अब हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर खाली 13 यूनिट्स रह गई हैं। हमारी 3 यूनिट्स, एक तो मेटलर्जी, एक हमारी पॉलीमर और एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तीनों यूनिट्स सिलेबस से हट गई हैं कोविड की वजह से। तो 13 यूनिट्स के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ से आते हैं, ये वीडियो उसी के बारे में है। तो इससे ज़्यादातर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि कौन से टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है एग्ज़ाम के अंदर। तो जैसे कि बच्चों हम देखें सॉलिड स्टेट के अंदर, अगर आप देखें तो सॉलिड स्टेट हमारी जो यूनिट 1 है सॉलिड स्टेट के अंदर जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा क्रिस्टल सिस्टम से। मैं आपको बता दूं, क्रिस्टल सिस्टम से क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी आएगा, 100% आएगा। क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? क्रिस्टल सिस्टम का मतलब वही जो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इसके बारे में वो पैरामीटर्स पूछता है। जैसे कि क्यूबिक के अंदर जो पैरामीटर होता है हमारा अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90 डिग्री, और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इस तरह से जो पैरामीटर होता है हमारा, जैसे क्यूबिक के अंदर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा क्यूबिक का जो पैरामीटर होता है। इस तरह से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, एक पूरी की पूरी एक टेबल है। उस टेबल की मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा, बताई हुई है मैंने पहले भी, फिर बता दूंगा आपको। तो उस टेबल को लर्न कर लें, उससे क्वेश्चन हर बार आता है और उम्मीद पूरी है कि इस बार भी आएगा। उसके बाद दूसरा हमारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 मार्क के अंदर ऑब्जेक्टिव, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पूछता है वो। नॉर्मली सिंपल क्यूबिक में कितने होंगे, BCC में कितने होंगे, FCC में कितने होंगे, आपको पता है। सिंपल क्यूबिक में 1 होते हैं, BCC में 2, FCC में 4। और फिर पूछ रहा है वो डिफेक्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं। डिफेक्ट से कौन से? डिफेक्ट से भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे हुए हैं स्कॉट के और फ्रैंकल से। नॉर्मली पूछा हुआ है कि फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों स्कॉट के और फ्रैंकल दोनों दिखाता है, जैसे कि AgBr। इस तरीके से स्कॉट के और फ्रैंकल डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो डिफेक्ट से क्वेश्चन जो हमारे हैं ऑब्जेक्टिव वो कर लेने हैं आपको। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे सॉलिड स्टेट के अंदर इन 3 टॉपिक से पूछे गए हैं MCQ। दूसरा अगर हम देखें यूनिट 2 सॉल्यूशन से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन कम आ रहा है यहाँ से, लेकिन आ रहा है तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आ रहा है, या फिर वो आ रहा है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से पूछता है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या कहलाते हैं, एजियोट्रॉप कहलाते हैं। तो ये चीज़ें वो पूछ रहा है। या फिर मोलरिटी वाटर की कितनी होती है, 50.55.5, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आएगा। तीसरा देखते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारा कहाँ से आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बच्चों सबसे ज़्यादा हमारा जो, एक तो रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 × MaxH2O, ये बहुत पूछा गया है। और आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर यूनिट्स पूछी जा रही हैं आपसे। कंडक्टिविटी की यूनिट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, कैप इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पर है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यहाँ पर कैप एम का मतलब मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट। और इफेक्ट्स ऑन डाइल्यूशन, इनका डाइल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे इंक्रीज होती है, लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ज़्यादातर जो MCQ है वो इन टॉपिक से पूछा जा रहा है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से, केमिकल काइनेटिक्स का बहुत सिंपल है। केमिकल काइनेटिक्स से जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इससे पूछा जा रहा है, रेट कांस्टेंट पूछे जा रहे हैं वेरियस ऑर्डर के। रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 0 ऑर्डर के लिए हमें 0 यूनिट निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं। 0 ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स होती है। इस तरह से उनकी यूनिट्स पूछ रहा है अलग अलग ऑर्डर के लिए। और
आइडेंटिफिकेशन भी करा रहा है। जैसे उसने सेकंड इनवर्स दे रखा है किसी यूनिट में, आपको वैल्यू दे रखी है 2.6, के की वैल्यू दे रखी है 2.6 इंटू में सेकंड 2.6 सेकंड इनवर्स, तो आपसे पूछ रहा है ऑर्डर क्या होगा, आइडेंटिफाई करना है ऑर्डर, तो आप बता देंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करा रहा है, या फिर वो आपसे फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, इस तरीके से उनके बारे में बात कर रहा है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हमारे इस टॉपिक से आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। एक टॉपिक है हमारा जिसके अंदर हम क्लासीफाई करते हैं कोलॉइड्स को डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के आधार पर। जैसे कि अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसको सॉलिड सॉल बोलेंगे। अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस है, तो उसको एरोसोल बोलेंगे। अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड हैं तो उसको इमल्शन बोलेंगे। तो इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा MCQ, बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, और इसी से ज़्यादातर टॉपिक में आते हैं। या फिर वो पूछ रहा हार्डी स्कूल रूल से, हार्डी स्कूल रूल से हमारा वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो या तो इन दो मेनली दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें पी ब्लॉक के अंदर, तो बच्चों पी ब्लॉक के अंदर अगर हमारा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ज़्यादातर वो पूछा जा रहा है बेसिसिटी, H3PO4, H3PO2, ये ऑक्सो एसिड बताए गए होंगे आपको, H3PO2, H3PO3, ये सब ऑक्सो एसिड्स होते हैं फॉस्फोरस के। इनकी बेसिसिटी के बारे में बात की जाती है, मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, इनके बारे में बहुत पूछ रहा है। इसके अलावा वो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछता है, रिड्यूसिंग करेक्टर पूछता है, एसिडिक करेक्टर पूछता है, इस तरह से पूछ रहा है वो एसिडिक करेक्टर के बारे में, बेसिक करेक्टर के बारे में, और बॉइलिंग पॉइंट्स के करेक्टर्स के बारे में पूछ रहा है। और जीनोन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत पूछ रहा है कि XeF2 इसकी शेप क्या होगी, XeF4 की शेप क्या होगी, ये ज़्यादा पूछ रहा है। ये मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो बनाया, आप उसको देख भी सकते हैं यहाँ पर चैनल पर। उसके बाद अगर आप देखें यूनिट 7 के अंदर D&F ब्लॉक के अंदर क्या पूछ रहा है, D&F ब्लॉक के अंदर वो पूछ रहा है एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बहुत पूछ रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट्स, Mn की कौन सी ऑक्सीजन स्टेट मोस्ट स्टेबल होती है, या फिर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, Mn दिखाता है, और हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कौन दिखाता है, ऑस्मियम दिखाता है +8। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है ज़्यादातर इसके अंदर, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं हमारे। अब उस अगला देखें, अगर हम यूनिट 8 के ऊपर आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्लियर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक क्वेश्चन IUPAC नेमिंग जो आपको सिखाई गई होगी, IUPAC नेमिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अलग से नेमिंग होती है IUPAC की, और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेमिंग अलग से होती है। तो IUPAC नेमिंग का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का 100% आएगा। और दूसरा क्वेश्चन वो ज़्यादातर VBT से पूछ रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम शेप निकालते हैं, जैसे कि NiCO4 की हाइब्रिडेशन बताओ और शेप बताओ, उसका पैरामैग्नेटिक या मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। तो इस कंपाउंड को देके आपसे पूछ सकता है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, इसकी शेप क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। और इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ सकता है वो आपसे। तो ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो फिक्स है, क्वेश्चन यहीं से बनता है, इन तीनों से। उसके बाद बारी आ जाती है बच्चों इन 4 यूनिट्स की, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। ये 4 यूनिट हमारी जो ऑर्गेनिक की यूनिट है, इसके अंदर आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो IUPAC नेम तो पूछना ही जाना है, वो किसी भी यूनिट से पूछ सकता है। IUPAC नेम, ऑर्गेनिक का IUPAC नेम पूछेगा। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं IUPAC नेमिंग के, क्योंकि अब की बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए IUPAC नेमिंग ज़्यादा मिलेगी आपको। इसके अलावा वो फॉर्मूला पूछ सकता है, किसी कंपाउंड का कॉमन नेम पूछ सकता है, या फिर कॉमन नेम देके उसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर ये होगा, इसका स्ट्रक्चर ये होगा, क्यूमीन का फॉर्मूला ये होता है, फिनॉल का फॉर्मूला ये होता है, इस तरह से वो पूछ सकता है। इसके अलावा वो एसिडिक करेक्टर के बारे में पूछ लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के और फिनॉल्स के और एल्कोहल के भी, इनमें ज़्यादा एसिडिक कौन है, या फिर आपको 4 कंपाउंड देके पूछ सकता है ज़्यादा मैक्सिमम एसिडिक करेक्टर किसका होगा। और बेसिक करेक्टर पूछता है अमाइंस का, ये क्वेश्चन 100% हर साल आता है, और इस बार भी आएगा। अमाइंस का बेसिक करेक्टर 1 मार्क के अंदर ज़रूर पूछेगा, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में भी हो सकता है क्वेश्चन। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन ऑर्गेनिक से बनते हैं 1 मार्क के बच्चों, वो यहीं से बनते हैं, इन टॉपिक से बनते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स लास्ट यूनिट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नंबर की यूनिट है और ईजी यूनिट है। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो डेफिशिएंसी डिसीज़ ऑफ विटामिन पूछा जाता है, कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है।
वो पूछा जाता है। और इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं। आपको कंपाउंड दे सकता है, उसका नाम दे सकता है, पूछ सकता है आपसे कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, लिंकेज, लिंकेज पूछ सकता है कि हमारे प्रोटीन्स के अंदर, अमीनो एसिड के अंदर कौन सी लिंकेज होती है। पेप्टाइड लिंकेज होती है, आपको पता है COONH पेप्टाइड लिंकेज होती है। आपसे पूछ सकता है कि जो DNA है, RNA है, DNA में कौन सी लिंकेज होती है, आपको पता होना चाहिए। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है। और लास्ट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है और शायद इस बार भी पूछा जाए, DNA और RNA के अंदर आपको पता है कि DNA के अंदर थाइमीन बेस होता है और RNA के अंदर यूरेसिल बेस होता है। मैं इसको ऐसे याद करवाता हूँ, तू का मतलब DNA में थाइमीन होता है और RNA में यूरेसिल होता है। तो पूछ लेता है कि DNA में कौन सा होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बता देगा थाइमीन। या आपसे पूछ लेगा DNA में कौन सा नहीं होता है, तो DNA में होगा कौन सा नहीं, यूरेसिल नहीं होगा। RNA में कौन सा होता है, RNA में यूरेसिल होता है लेकिन थाइमीन नहीं होता। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे रिगार्डिंग बायोमोलिक्यूल्स। तो बच्चों, ये 13 यूनिट्स हमारी हैं। इन 13 यूनिट्स के अंदर मैंने आपको बताया, इन 13 यूनिट्स के अंदर मैंने आपको बताया है कि इन 13 यूनिट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे अब की बार 35 मार्क्स के आने हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो वो कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो जो MCQ हैं वो ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं टॉपिक से पिछले 10 सालों के अंदर पूछे गए हैं और बार बार ये पैटर्न रिपीट भी हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार इसमें से कितना आता है, लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर हमारे जो वन वर्ड क्वेश्चंस आएंगे, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड के अंदर भी आपको ऑप्शन नहीं देगा, खाली आपको आंसर लिखना होगा वन वर्ड के अंदर। उनके लिए भी ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और जो बात रह जाती है हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बच्चों हर डेफिनेशन पे ध्यान देना है अपने। जितने भी हमारे जो पॉइंट्स लिखे होते हैं किसी भी गैस पेपर के अंदर या किसी भी टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर, शुरुआत में पॉइंट्स देता है वो, या फिर लास्ट में रिवीजन एट ए ग्लांस देता है, तो उनको अच्छे से पढ़ना है अपने। छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं, जो वन लाइनर डेफिनेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे बच्चों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर आपको लगता है कि टॉपिक्स रियली में इम्पोर्टेंट हैं और ये आपके काम आएंगे, तो बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर भी करना ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।